कंपनी है मार्केट के अंदर ब्लू बर्ड के नाम से, इसको देखिएगा। इसी तरह हमारे पास कुछ और लोकल कंपनीज भी हैं, जैसे ये मार्को क्लासिक है। तो ये मुख्तलिफ क्वांटिटी के अंदर मुख्तलिफ तरह के कलर्स आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से कि आप कौन सी कंपनी का कलर यूज कर रहे हैं। इसी तरह मेरे पास एक ये मैरीजी की बड़ी क्वांटिटी के अंदर व्हाइट कलर पड़ा हुआ है। तो व्हाइट कलर चूंकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए रिकमेंड ये करूंगा कि आप व्हाइट कलर का, जब व्हाइट कलर को परचेज करने लगे तो कोई बड़ी क्वांटिटी की आप बोतल लें। उसका फायदा ये होगा कि वो आपको प्राइसिंग के एतबार से थोड़ा सा फायदा दे जाएगा। इसी तरह ब्लू बर्ड के अंदर ही हमारे पास मुख्तलिफ ये बड़ी क्वांटिटी के अंदर भी कलर्स आते हैं। ये मेरे पास गोल्डन कलर है, रॉयल गोल्ड के नाम से। ये सिल्क ग्लो के नाम से ये आते हैं कलर्स, और ये अच्छे कलर्स हैं, ये मैंने इस्तेमाल किए हैं। गोल्ड कलर इससे आ जाता है और काफी कलर वो चेंज भी नहीं होता है, और बिल्कुल ऐसे तो लुक नहीं आती है जैसे गोल्ड लीफ हम यूज करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड लीफ है, तो मैं इसको खोलकर आपको दिखाता हूँ। ये ग्लू के साथ इसके ऊपर अप्लाई करते हैं कैनवस के ऊपर। ये भी बेसिकली हमारे पेंट ही को रिप्लेस कर रहा होता है। हम दरमियान में गोल्डन कलर देने के लिए इसको, इसके पेपर को यूज करते हैं। वो हम जब नेक्स्ट लेवल पर आएंगे, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, जिसमें हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे, उसके अंदर डिटेल से इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मटेरियल के तौर पर कि क्या क्या मटेरियल है जो हम यूज करते हैं। इस तरह से बहुत एक फाइन सा एक पेपर होता है, बहुत बारीक सा, और बहुत लाइट वेट है, और बहुत जल्दी थोड़ी सी एहतियात से हवा चलने से खराब हो जाता है। इसलिए इसे बहुत एहतियात के साथ खोलना है, बहुत एहतियात से अप्लाई करना है। तो जब हम इसकी बारी आएगी और इसके ऊपर काम करेंगे तो उस वक्त इसके बारे में भी बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये हमारे पेंट से रिलेटेड। अच्छा, एक पेंट के हवाले से एक बात बड़ी अहम याद रखने की है कि पेंट्स, खास तौर पर जो एक्रेलिक पेंट है, ये अगर पानी के साथ मिक्स करके हमारे कपड़ों पर लग जाता है तो कपड़ों से इसके ड्राई होने के बाद इसको उतारना उतारना फिर आसान नहीं है, काफी मुश्किल हो जाता है कपड़ों से इसको उतारना। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि फिर ये कपड़ों से उतरता नहीं है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट पानी के बगैर, यानी ठीक हालत में ही अगर किसी सरफेस पर लगता है, फिर ये चूंकि जम जाता है, जमकर एक इसकी पेस्ट बन जाती है, और ये जैसे मोम होता है उस तरह से ये बन जाता है, और पूरी की पूरी लेयर हम उससे उतार सकते हैं, खुरच सकते हैं। कपड़े पर एहतियात करें कि कपड़े पर ना लगे, तो कोई ना कोई कपड़ा इस्तेमाल करें और कोई एप्रिन वगैरह इस्तेमाल करें, ताकि जब हम पेंट कर रहे हो ताकि हमारे कपड़े इससे बचे रहें। और दूसरी ये बात ये कि हम जिस भी मीडियम को इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे एक्रेलिक है, या ऑयल पेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बात याद रखें, ये एक उसूल के तौर पर समझ लें कि जिस मीडियम में वो पेंट ट्रेवल करता है उसी मीडियम से वो पेंट रिमूव होगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे हाथों के ऊपर एक्रेलिक पेंट लग जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाटर बेस्ड कलर है। तो आप पानी से हाथ को धोएंगे तो वो उतर जाएगा, साफ हो जाएगा। ऐसे ही इवन अगर आपके कैनवस के ऊपर आपके काम करते हुए आपको महसूस हुआ कि काम में कुछ ऐसी गलती हो गई जिसको खत्म करना जरूरी है, उसको भी अगर आप पानी से वॉश कर देंगे तो वो साफ हो जाएगा जब तक वो वेट है। लेकिन खुश्क होने के बाद फिर वो चूंकि पूरी एक लेयर बना लेता है, और एक लेयर की तरह उसके ऊपर वो पेस्ट हो जाता है, फिर वो रिमूव तो कर सकते हैं पूरी की पूरी लेयर को, फिर वो सारा नीचे का काम सारा खराब हो जाएगा, लेकिन आप उसे मिटा नहीं सकेंगे। और इसी तरह जब ऑयल पेंट है, अगर हम ऑयल पेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो हमारे हाथों को लग जाते हैं, तो उसको वॉश करने के लिए भी पहले आपको ऑयल के साथ ही उसको साफ करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, और ऑयल से उसको उतारने के बाद फिर आप उसको साबुन के साथ या किसी दूसरी चीज के साथ साफ करेंगे, वॉश करेंगे अपने हाथ को। तो बस एक मोटे से उसूल के तौर पर कि जिस मीडियम में जो पेंट ट्रेवल करता है, यानी जो उसका मीडियम है, जैसे ये वाटर मीडियम है, आम उसके अंदर से वाटर मीडियम ही कहते हैं, तो इसको हम पानी से ही धोएंगे। ये कलर के एतबार से हमारे पास कुछ ये चीजें हैं जो मैं वाजे करना चाह रहा था। अब आपकी मर्जी, आप जो कलर्स लेना चाहते हैं, और बाकी हम इंशाल्लाह कलर्स के एतबार से कलर्स कैसे मिक्स करने हैं, कैसे बनेंगे, इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली बस इतना समझ लें कि आपको 5 कलर्स इनिशियली चाहिए। एक आपको व्हाइट चाहिए, एक आपको ब्लैक कलर चाहिए, और उसके अलावा आपको एक रेड कलर चाहिए, एक ब्लू कलर चाहिए, और एक येलो कलर चाहिए। ये 3 कलर तो बेसिक्स है, रेड, ब्लू और येलो। बाकी जितने कलर्स बनेंगे वो इन्हीं तीनों को मिक्स करने से बनेंगे।
समझेंगे, ताकि हमें कलर को मिक्स करना आइडिया हो जाए कि हमें कोई कलर बनाने के लिए कौन से कलर्स मिक्स करने चाहिए। इन चीज को समझने में, इस चीज में परफेक्शन के अंदर टाइम लगेगा, लेकिन हम जैसे जैसे इसमें टाइम लगाते रहेंगे हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा। मुमकिन है कई मतलब ऐसा होता है कि हमें कलर का नेम भी मालूम नहीं होता कि कलर का नेम क्या है, लेकिन कलर को देखकर हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये किन कलर्स को मिक्स करके बनाया गया है। हम उस कलर के पास पहुंच जाते हैं और बात तक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कलर हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। ये बात हो रही है बिगिनर्स के लिए। हमारे पास क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है जो सीखने के लिए हैं, तो बिगिनर्स के लिए। और इसी तरह हमें कलर को शेड देना होता है, या हमें किसी भी कलर को डार्क शेड में ले जाना है तो उसके अंदर हम ब्लैक को मिक्स करेंगे, या हम उसके अंदर ग्रे को मिक्स करेंगे। और अगर हम उसे लाइट शेड की तरफ ले जा रहे हैं तो हम उसके अंदर व्हाइट कलर को मिक्स करेंगे। पेंटिंग्स के अंदर व्हाइट कलर का इस्तेमाल याद रखें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अगर हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल कम करते हैं और हमने ब्राइट कलर सारे परचेज करके नहीं रखे हुए हैं, खुद से बनाकर नहीं रखे हुए हैं, या हमने परचेज करके नहीं रखे हुए हैं, तो फिर हमें मिक्स करके कलर्स को ब्राइट करने के लिए, थोड़ा सा लाइट में लाने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं भी शुरू शुरू के अंदर जब मैंने पेंटिंग को शुरू किया तो मेरी हर पेंटिंग डार्कनेस की तरफ चली जाती थी, डार्क कलर्स की तरफ चली जाती थी। मुझे उसे लाइट में करने के लिए कोई टेक्निक समझ नहीं आती थी। फिर काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि व्हाइट कलर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और व्हाइट कलर के बगैर हम पेंटिंग को ब्राइटनेस की तरफ नहीं ला सकते। वो जो डार्क कलर की पेंटिंग्स हैं वो आई कैचिंग तो होती है इस सेंस में कि किसी भी जगह पर हमारे यहाँ नॉर्मली लाइट कलर के पेंट वॉल्स के ऊपर होते हैं, व्हाइट कलर होगा, ऑफ व्हाइट कलर होगा, तो वो नजर आती है दूर से ही, कमरे के अंदर पहली नजर पड़ती है कि इस कमरे में कोई पेंटिंग लगी हुई है। लेकिन उस पेंटिंग पर क्या काम हुआ है, तो वो चीज आई कैचिंग नहीं रहती अगर पेंटिंग सारी की सारी डार्क हो जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि पेंटिंग को बाजू का डार्क की भी जरूरत होती है, लेकिन पेंटिंग्स हमारी मोस्टली ब्राइट कलर्स में होनी चाहिए, या कम से कम लाइट कलर्स में होनी चाहिए। डार्कनेस बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए पेंटिंग के ऊपर। वो हम जब पेंटिंग को करने की तरफ आएंगे तो उस वक्त उन चीजों को देखेंगे। चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम अब आते हैं ब्रशेस की तरफ, कि हमारे पास ब्रश किस किस किस्म के होने चाहिए और हमें किस तरह के ब्रशेस रिक्वायर्ड हैं कैलीग्राफी के लिए। क्योंकि हमारी बेसिकली ये क्लास कैलीग्राफी पेंटिंग की है, तो हम उन्हीं ब्रशेस को डिस्कस करेंगे जो हमें कैलीग्राफी पेंटिंग के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। ये हमारे पास कुछ बेसिक ब्रशेस हैं और बहुत सादा से और सस्ते से ब्रश हैं। पेंटिंग में खास तौर पर जो कैलीग्राफी पेंटिंग है, तो हमें कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए ब्रश वो चाहिए जो आगे से स्ट्रेट होता है। कट वाले बात लोग समझते हैं कि शायद कट वाला ब्रश लेंगे तो वो हमें कैलीग्राफी में आसानी देगा, जैसे हम कलम यूज करते हैं वो स्लांटिंग कट के साथ होता है। तो ये याद रखें कि जो ब्रश है उसको इस्तेमाल करना कलम के इस्तेमाल करने से बहुत डिफरेंट चीज है। इसके लिए जब हम पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग के अंदर हमें कलम की तरह शेप देने के लिए, यानी राइटिंग को कलम की तरह की शेप देने के लिए ब्रश को कलम की तरह काटना जरूरी नहीं है। बल्कि एक्सपीरियंस यही है कि जो ब्रश बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ है वही ब्रश हमें ज्यादा कारआमद है कैलीग्राफी के लिए। फिर इसी तरह हमारे पास अगर हमें कोई बारीक काम करना है, हम ये लाइनर्स होते हैं जो बारीक लाइन वगैरह के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ब्रश होता है, तो ये मल्टीपर्पज यूज होता है। मिसाल के तौर पर इसी ब्रश को हम बिल्कुल अगर बारीक हमें कोई चीज चाहिए होती है तो इसकी नोक को इस्तेमाल करते हैं, और जैसे जैसे हमें उसको थिक करना होता है तो हम इसके ऊपर वेट देते रहते हैं, वो उसी तरह हैवी हो जाता है। और फिर मिसाल के तौर पर हम ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है फ्लावर्स वगैरह के बनाने के लिए। कोई पत्ता बनाना होता है तो स्टार्ट बारीक करते हैं और ऐसे ऐसे उसी को वेट दे देते हैं, तो वो खुद ब खुद एक पत्ते की शक्ल में आ जाता है। हमारे पेंटिंग के अंदर, कैलीग्राफी के अंदर खास तौर पर जो लोग मॉडर्न कैलीग्राफी करते हैं, यानी फ्री हैंड कैलीग्राफी करते हैं, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे आपने बिन कलंदर की पेंटिंग देखी होंगी, तो बिन कलंदर बेसिकली इसी ब्रश को यूज करते हैं क्योंकि वो फ्री हैंड कैलीग्राफी करते हैं। फ्री हैंड से मुराद ये है, आम मॉडर्न कैलीग्राफी आमतौर पर लोग समझते हैं कि मॉडर्न कैलीग्राफी का मतलब ये है कि
जिसके अंदर कोई रूल्स फॉलो ना किए जाते हैं। मॉडर्न कैलीग्राफी बेसिकली दो तीन चीजों से मिलकर बन रही है, क्योंकि पहले कैलीग्राफी कलम और इंक के साथ हो रही थी और उसे कैनवस के ऊपर पेंट के साथ नहीं ये प्रेजेंट किया गया था। तो वो उसकी जो एक पुरानी लुक है या उसका पुराना कल्चर है कैलीग्राफी का, वो क्लासिकल कल्चर है। अब कैलीग्राफी बेसिकली मॉडर्न कल्चर के अंदर एंटर हो चुकी है और उसे कैनवस के ऊपर और पेंट के साथ, उसको ब्रश के साथ अब प्रेजेंट किया जाता है। अब लोग क्लासिकल जो हमारे प्रेजेंटेशन का तरीकेकार था उसको छोड़कर कैलीग्राफी में मॉडर्न तरीके की तरफ आ चुके हैं। बेसिकली ये मॉडर्न कैलीग्राफी जो राइटिंग है उस पर किसी हद तक कंप्रोमाइज हो सकता है जब तक वो खूबसूरत लग रही है। जब वो खूबसूरती से बाहर निकल जाएगी तो फिर उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल हमें क्लासिकल को सीखना पड़ेगा, रूल्स को सीखना पड़ेगा। जैसे हमारी दूसरी क्लास चल रही है जिसमें कल हमने इब्तदाई लेसन भी लिया है। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये चीज याद रखें, हम बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के ब्रश आ रहे हैं मार्केट के अंदर। आमतौर पर जैसे मैंने कल पेन के हवाले से भी आपको बताया था, तो जैसे पेन के अंदर ये इशू है कि जितना हम समझते हैं कि महंगे से महंगा खरीदेंगे, जितना वो स्मूथ होगा लिखने के अंदर, उतना हम उसको अच्छा कंसीडर करते हैं, लेकिन राइटिंग के एतबार से वो हमारे लिए उतना ही नुकसानदेह होता है। यही वजह है कि जब छोटा बच्चा होता है उसे हम पेंसिल देते हैं, लेड पेंसिल जो होती है, क्योंकि उसकी जो ग्रिप होती है पेपर के ऊपर वो ज्यादा होती है। अब चौक से अगर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखें तो आपकी राइटिंग और ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो ऐसे ही जो ब्रश है, हमने चूंकि वर्ड्स लिखने होते हैं और हम कलम से लिखने के आदी भी हो चुके होते हैं, जो जरा हार्ड ब्रश होता है हमारे हाथ में, नहीं हार्ड टूल होता है लिखने के लिए, तो जितनी अच्छी कंपनी का ब्रश लेंगे वो उतना सॉफ्ट होगा। ये आप कलर देख रहे हैं, ये बहुत हार्ड कलर है, प्रॉपर आपको एक झटका देता है। अगर आप इसे किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये एक वजन लेता है, वजन रख के उससे लिख सकते हैं, आप दबा कर भी कुछ लिख सकते हैं। इसी इसके बरक्स अगर आपके पास कोई बहुत सॉफ्ट ब्रश है तो उसमें उसे जब आप लिखने की कोशिश करेंगे, किसी वर्ड को हर लेटर अलिफ आप लिखना चाह रहे हैं, तो जब आप अलिफ लिखने की कोशिश करेंगे उससे, तो वो इतना सॉफ्ट है कि उसका बैक हिस्सा भी कैनवस को टच हो जाएगा, और बैक हिस्सा टच होने की वजह से वो आपका जो हर्फ है जो आप लिखना चाह रहे हैं तो उसकी शक्ल खराब हो जाएगी। आपको जरूरी है कि ये जो सरफेस है इसकी सिर्फ यही टच हो। ये ब्रश इस तरह से रख के लिखा जाएगा, ये चीज टच हो जाएगी। अगर पूरा ब्रश टच हो जाएगा तो आप कैलीग्राफी नहीं कर सकते। यानी कैलीग्राफी से मुराद ये कि आप जो हर्फ जिस शक्ल में, जिस शेप में उसको लिखना चाह रहे हैं उस तरह से नहीं लिख सकेंगे। आपको इस तरह खड़े ब्रश के साथ लिखना है, तो उसके लिए जरूरी है। और इनिशियली जब आप बिगिनर हैं तो उस वक्त तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ब्रश हार्ड हो। तो हमारे पास दो कंपनीज मार्केट में इस वक्त आ रही हैं और दोनों ही बहुत सस्ते हैं। एक तो जैसे मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी बताया था कि रूबीना के नाम से कराची की कंपनी है लोकल, वो बनाते हैं, ब्रशेज बनाते हैं। ये आप देखेंगे तो इनका पैकेट मिलता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 200-300 रुपए का एक पूरा पैकेट मिल जाता है जिसमें 8-10 ब्रशेज होते हैं। तो आप इजीली उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब हो जाता है उसको चेंज कर सकते हैं। इतने में अगर आप दूसरे ब्रशेज की तरफ जाएंगे जो इम्पोर्टेड है, तो आपको 400-500 रुपए में एक ब्रश मिलेगा। इतने में आपको इस कंपनी के 20 ब्रश मिल जाएंगे। इसी तरह एक ये कंपनी है, ये एमजे यूनाइटेड के नाम से, ये इसका ब्रश है। इसका जो बैक है स्टिक ये भी प्लास्टिक है और इसके बाल भी प्लास्टिक हैं। और कोशिश करें प्लास्टिक के अंदर ही लें। एक्रेलिक के साथ यूज करने के लिए प्लास्टिक वाला ब्रश बहुत अच्छा है, और ये थोड़ा सा चूंकि हार्ड होता है और आपको लिखने के अंदर आसानी रहती है। इसके साथ एक ये ब्रश है, ये गुलहरी के बाल का होता है, इसे परगजा बोलते हैं। जैसे इधर भी आप देखते हैं परगजा लिखा हुआ है, ये गुलहरी के बाल से बना होता है। बहुत सारे जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं, वो इस ब्रश को रिकमेंड करते हैं और इस ब्रश पे लिखना कंफर्टेबल रहते हैं। इस ब्रश की क्वालिटी क्या है कि ये ब्रश किसी भी साइज के अंदर तब्दील हो जाता है। इसे जब हम वेट करते हैं पेंट के अंदर, और थोड़ा सा इसको हम कोई भी शेप बना सकते हैं। इसकी शेप हम ये शेप भी बना सकते हैं लिखने के लिए, और इसको हम लिखने के लिए ये शेप भी बना सकते हैं, यानी बारीक शेप भी बना सकते हैं। इस ब्रश की क्वालिटी ये होती है कि आप एक ही ब्रश से सारी पेंटिंग बना सकते हैं, आपको चेंज नहीं करना पड़ता। ये गिलहरी के बाल है, और आर्टिस्ट जो अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनका हाथ अच्छा ब्रश के ऊपर सेट हो जाता है,
वो इसको इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ आपको दिखाने के लिए ब्रश आपको दिखा यानी आपको बताने के लिए ब्रश आपको दिखा रहा हूँ। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेज के अंदर ये चूंकि बहुत सॉफ्ट है, तो जो बिगनर है वो इसको हैंडल नहीं कर पाता, तो बिगनर के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा कि बिगनर इसको इस्तेमाल करें। के अंदर आपको करीब से मैं करके दिखाता हूँ। आपको नजर आ रहा है कि ब्रश का जो ओरिजिनल साइज है वो चेंज है। ओरिजिनल साइज ये है इसका, और मैंने दोनों साइडों से कटर के साथ ब्रश को काट कर छोटा किया हुआ है। तो ये आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि बाज औकात आप पेंटिंग कर रहे होते हैं, कोई चीज बना रहे होते हैं, उसमें कोई आपको ऐसा ब्रश रिक्वायर्ड होता है जो साइज आपके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, पेंटिंग के अंदर, कैलीग्राफी के अंदर हमें जिस साइज के अंदर वर्ड्स को लिखना है, हमें कलम उसी के मुताबिक चूज करना है, क्योंकि उसी कलम के कद के मुताबिक हम हरूफ का साइज बनाएंगे। ये 20 रुपए का एक ब्रश है, आप इसे बड़ी आसानी से काट सकते हैं, खराब भी हो जाएगा, तो आपको कोई उसमें ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं होती। और यही फायदा है प्रैक्टिस में। खासतौर पर मैं बार बार ये बात समझा रहा हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा प्रैक्टिस के दौरान कॉस्टली चीजें नहीं लें। उसका नुकसान ये होता है कि हम सही तरह से खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और हमारी प्रैक्टिस बाउंड हो जाती है, और हम पैसे गिनना शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिस के ऊपर जो हमारी कॉस्ट आ रही है, तो हमारी प्रैक्टिस को स्लो कर देता है। ये आज हमारी ये ब्रश से रिलेटेड जो चीजें थी वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं कुछ जो रिलेटेड टूल्स हैं उनको समझने के लिए। आपके पास एक पैलेट होना चाहिए जिसके अंदर हम कलर मिक्स करते हैं। आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं। अगर तो आपको कलर पहले से आपने डिसाइड कर लिया है और आपको एक ही कलर के अंदर पूरी पेंटिंग के बैकग्राउंड को बनाना है, प्लेन कलर में आपने पेंट करना है, तो फिर आप वो कलर पहले से ही बना लेते हैं। बनाने का तरीका क्या है वो जब हम पेंटिंग की क्लास में आएंगे तो उसको हम उधर डिस्कस करेंगे। अभी तो चूंकि आज हमारी इंट्रो है पेंटिंग के टूल्स के हवाले से, तो आप इसके अंदर पहले से ही कलर को बना लेते हैं। ये बात याद रखें, कलर बनाने के हवाले से आपको छोटी सी चीज एक मजीद एडिशन को बता दूं। हम कलर मिक्स करते हैं। हमने कलर लेंगे थोड़ा सा, कोई भी कलर ले लेते हैं, उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करते हैं। एडिशनल टूल्स के अंदर ये चीज याद रखिए, ये बहुत अहम चीज है पेंटिंग के अंदर। जब हम एक्रेलिक पेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा साथी है। तो इसके बगैर हम अपनी पेंटिंग्स को बहुत सी जगहों पर हमें मुश्किल पेश आ जाती है। हमें कलर मिक्स, जब हम पेंटिंग की तरफ आएंगे तो इसका इस्तेमाल हम वहां पर देखेंगे। ये हमने थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ा सा कलर ले लिए, हम इसको मिक्स करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जब हम कलर मिक्स करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से इतना ज्यादा मिक्स कर लेना है कि कलर और वाटर अलग अलग ना हो, यूं ऐसे मिक्स हो जाए जैसे ये कलर है ही ऐसा, यानी दरमियान में कोई फर्क नहीं रहना चाहिए कलर में और वाटर के अंदर, बिल्कुल। और बबल्स जो बनते हैं, आप देख रहे हैं अभी शुरू के अंदर इसके अंदर थोड़े थोड़े बबल्स बन रहे हैं। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इनके बबल्स भी खत्म हो जाएंगे और वो बिल्कुल उसी की शेप में आ जाएगा। अब ये कलर हमारा तैयार हो गया। थिकनेस तो हम जब उसको देखेंगे कि हमें कितनी थिकनेस चाहिए, तो वो चीजें हम बाद में उन चीजों को देखेंगे। लेकिन कलर मिक्स करने के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको जो लेसन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उसके लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा कलर मिक्स करना आता हो। जब तक कलर अच्छी तरह मिक्स नहीं हो जाएगा उस वक्त तक हम लिखना शुरू नहीं करेंगे। इसी तरह आप पैलेट, अगर आप मार्केट से ये ना लें, कोई भी सरफेस ले सकते हैं। कोई प्लास्टिक एक्रेलिक, हमारे पास प्लास्टिक शीट होती है जिसके हमारे ये बिजली के बोर्ड वगैरह बनते हैं, तो वो ले सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने कलर मिक्सिंग के लिए उसको पैलेट को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मुख्तलिफ शेड्स के अंदर पेंटिंग में बैकग्राउंड को देना है तो फिर बेहतर ये होता है कि आप कलर्स को ओपन बनाएं मुख्तलिफ जगहों पर और उनको आपस में मिक्स करके उसको यूज करें। तो उससे वो आपके शेड्स नए से नए निकलते हैं। हर स्ट्रोक के अंदर नए कलर्स मिक्स होते हैं, नए शेड्स बनते हैं। कहीं डार्क आएगा, कहीं लाइट आएगा, कहीं कलर मिक्स होकर किसी और शेड की तरफ ट्रेवल कर जाएगा, कभी किसी और की तरफ ट्रेवल कर जाएगा। वो मल्टी शेड्स आते हैं पेंटिंग के अंदर। वो जब हम पेंटिंग की क्लास में आएंगे तो उसको उस वक्त वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम टूल्स को देख रहे हैं कि हमारे पास टूल्स क्या क्या हैं।
इसके अलावा ये स्केल है, मारूफ चीज है, हर कोई जानता है इसका इस्तेमाल क्या है। और स्केल के साथ जो एक चीज मैं बड़ी अहम आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ये एक चीज आप देख रहे हैं, ये खुद बनाया हुआ है, एक लकड़ी का पीस लेकर सीधा काट कर उसके ऊपर स्केल के साथ ही नंबरिंग कर दी गई है। स्केल बनाकर एक जगह पर उसके फुट को फिक्स कर दिया, यानी लकड़ी का ही पीस लेकर टेप के साथ इसे फिक्स कर दिए, और दूसरी तरफ जो फुट है उसको फ्री कर दिया ताकि वो मूव कर सके। इसका फायदा क्या है कि हम जब पेंटिंग कर रहे होते हैं, पेंटिंग के दौरान स्केल रखकर हम ब्रश यूज नहीं कर सकते हैं। पेंटिंग के दौरान जरूरी होता है कि आपका जो स्केल है वो इस तरह थोड़ा सा उठा हुआ हो। इस तरह से जब तक स्केल उठेगा नहीं, हम ब्रश को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रश हमारा इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। पेंसिल के साथ स्केल का इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और पेंटिंग के दौरान स्केल का इस्तेमाल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर, अब ये क्या चीज है, ये एक मल्टीपर्पज टूल है और ये पेंटिंग के लिए बहुत अहम है। अगर आप इस तरह से ना बना सकें तो भी हम उसके रिप्लेसमेंट में, जैसे एक स्टिक है, आप एक सादा सी कोई एक स्टिक ले लें, कोई भी चीज ली जा सकती है, कोई भी स्टिक ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसका फायदा क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपको लाइन लगाना है और आपका कैनवस का साइज छोटा है, इसका फायदा ये है, आपका कैनवस का साइज छोटा है, आप उसी के मुताबिक इधर एडजस्ट कर सकते हैं और इधर लाइन आप दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आपका कैनवस बड़ा है, आपको इस एंगल में ले जाना है, तो आप उसको उसी के मुताबिक बड़ा करके कैनवस के ऊपर सेट कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका फायदा ये होता है कि जब हम, खास तौर पर जब कोई बड़ा कैनवस होता है उस पर काम कर रहे होते हैं, तो कैनवस पर काम करते हुए हमें चूंकि थोड़ी सी हाथ को सपोर्ट चाहिए होती है नीचे लिखते हुए, ताकि हम अच्छी ग्रिप के साथ लिख सके। हवा में इस तरह लिखना आसान नहीं है, बिगनर के लिए खास तौर पर बिल्कुल आसान नहीं है कि वो हवा के अंदर हाथ को उठाकर यूं लिख सके। लेकिन हमें एक सपोर्ट चाहिए होती है। हम थोड़ा, जैसे हम कॉपी पर भी लिखते हैं तो हमारा हाथ नीचे टच कर रहा होता है, हवा में हाथ उठाकर नहीं लिखते, तो उसके लिए फिर हमें ये टूल बड़ा काम आता है। तो ऐसी सूरत के अंदर हम क्या करते हैं कि इसको इधर रखते हैं किसी भी जगह पर जहां पर हमारे पास गीला नहीं है, रखने की जगह है, हम रख सकते हैं, और इसके ऊपर टेक देकर हम लिख लेते हैं। कुछ भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो मकसद ये है कि ये टूल हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप इससे चाहे इस तरह की शक्ल में बना लें, कुछ मार्केट में तो नहीं मिलता है, क्योंकि ये मैंने किसी फॉरनर की वीडियो के अंदर ये टूल देखा था, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। और खास तौर पर जो लोग, आपने देखा होगा मस्जिदों में छतों के ऊपर पेंटिंग हुई होती है, कैलीग्राफी हुई होती है, या दूसरी बेल वगैरह बनी होती है, फूल बने होते हैं, तो मुख्तलिफ, वो बहुत एक यूनिक किस्म का वो एक आर्ट है। वो छतों के ऊपर भी बनाते हैं, उल्टे होकर भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। वो उनको मैंने देखा कि वो इस टूल को यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी बड़ी दीवारों पर लिखना होता है और मुसलसल काम करना होता है। पहला भी काम वेट होता है, उससे आगे चलना होता है, वरना फिर वो हर मर्तबा काम के ड्राई होने के इंतजार करके अगला काम नहीं कर सकते। सेम इसी तरह कैलीग्राफी के अंदर जब हम काम करते हैं, हमें इस टूल की जरूरत पड़ती है। हम इसका सहारा लेकर जहां रखना होता है वहां रख लेते हैं और अपना काम करते रहते हैं। कलर करना है वो करते हैं बैकग्राउंड के अंदर भी, और इस तरह पेंटिंग करते हुए भी। तो ये आप अगर बना सकते हैं तो बनाएं, नहीं बना सकते तो सिंपल एक लकड़ी ले लें, तो उसको, उसका सहारा लेकर हम काम कर सकते हैं। कोई लकड़ी ले सकते हैं, कोई रॉड ले सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज, लेकिन जो भी चीज लेंगे उसमें ख्याल करें कि उसको कॉर्नर उसका हार्ड ना हो। अगर उसका कॉर्नर हार्ड होगा ना, तो जिस जगह पर आप रखेंगे वहां जो काम हुआ है वो खराब हो जाएगा। ये देखें, इस टेपिंग का मकसद बेसिकली यही है, जो इधर टेप किया हुआ है इसी को टेप कर सकते हैं, कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं, कोई भी ऐसी शेप दे दें जिससे आपका कैनवस खराब ना हो और कैनवस पर जो काम हो चुका है वो खराब ना हो। बहरहाल एक बहुत अहम टूल है। और कैंपस जो हम यूज करते हैं आमतौर पर, छोटा कैंपस जो होता है, तो वो तो हम जानते हैं सभी, जो जिसे हम प्रकार बोलते हैं, छोटे साइज के अंदर। तो इसी तरह पेंटिंग्स के अंदर आपको ये एक बड़े साइज के अंदर कैंपस की जरूरत पेश आती है, जब हमने सर्कल्स बनाने होते हैं बड़े साइज के अंदर। तो ये आपके पास होना चाहिए अगर आप बड़े सर्कल्स की तरफ आना चाह रहे हैं। इनिशियली जरूरत नहीं होती आपको, इनिशियली सीखने के लिए भी इसकी जरूरत नहीं है। जब आगे स्टेज पर आप इसकी जरूरत महसूस करें कि आपको कुछ ऐसा बनाना है जिसमें आपको ये रिक्वायर्ड है, तो इसको लें, वरना जरूरत नहीं है।
इसी तरह स्केल आपको एक बड़े साइज का आपके पास होना चाहिए। ये हमारे पास 1 फीट का स्केल, 12 इंच का स्केल तो कॉमन है, घरों के अंदर होता है, बच्चों के पास भी होता है। तो ये एक बड़े साइज का स्केल है 24 इंच के अंदर। तो चूंकि पेंटिंग्स के अंदर आपको ज्यादातर बड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो आसानी के लिए, वक्त बचाने के लिए और लाइन की एक्यूरेसी के लिए बेहतर है कि बड़े साइज का स्केल आपके पास हो। इन्हें हम स्टेंसिल बोलते हैं कि बने बनाए फॉर्मेट्स आते हैं। ये इस तरह से इसको हम कैनवस के ऊपर डायरेक्ट रखते हैं, स्प्रे के साथ या कलर के साथ इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं ये प्रिंट लेने के लिए। तो ये एक टूल है, हेल्पिंग टूल होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको टूल समझ आ सके कि आपको किन किन चीजों से आसानी हो सकती है इनिशियल स्टेज के ऊपर। ऐसे ये चीज आप खुद भी बना सकते हैं। मुझे एक पेंटिंग बनाना थी, वो मैं शेयर भी करूंगा आपसे ग्रुप के अंदर। उसमें मुझे ये शेप चाहिए थी, तो ये फिर मैंने खुद एक एक्सरे कार्ड लेकर और ये शेप प्रिंट इसके पेपर इसके ऊपर पेस्ट करके कटर के साथ इसको मैंने काट कर ये खुद अपने लिए बनाया था। ये मैंने यूज किया था यही कलर, क्योंकि जो इसके ऊपर कलर नजर आ रहा है ये बेसिकली वही कलर है जो मैंने अप्लाई किया था स्प्रे के साथ। इसी तरह इनिशियल स्टेज पर आपको कैलीग्राफी के राइटिंग में भी ये स्टेंसिल्स मिल जाते हैं कि जिसको रख के आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी पेंटिंग मैंने देखी हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि चूंकि राइटिंग उनकी अभी अच्छी नहीं होती है, उन्हें पेंट की कुछ समझ आ चुकी होती है, वो बैकग्राउंड तैयार कर लेते हैं। बैकग्राउंड तैयार करने के बाद एज इट इज इसको ऊपर रखा और उसके ऊपर कलर लगाया, या चौक के साथ इसके ऊपर चौक को फेर लिया ताकि ये नीचे प्रिंट हो जाए और उसके ऊपर फिर वो अपनी कलरिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल ये हेल्पिंग टूल्स हैं, ये भी बिगनर को इन चीजों का पता होना चाहिए। ऐसे ही मजीद डिजाइन के लिए हम इस तरह पेपर के ऊपर लेते हैं, इसके अंदर हम सुराख करते हैं। खवातीन खासतौर पर इस चीज की टेक्निक को अच्छी तरह से जानती हैं, वो डिजाइनिंग वगैरह करने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। इनके ऊपर हम पिन के साथ सुराख कर लेते हैं। सुराख करने के बाद इसको रखते हैं सरफेस के ऊपर, जिसके ऊपर भी हमें कलर देना है, कोई नील वगैरह लेकर उसके ऊपर फेरते हैं और वो चूंकि नीचे उसके निशान प्रिंट हो जाते हैं, उसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं और इस तरह से हम ये शेप अपने कैनवस के ऊपर बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने उस टाइप की तरफ कि हमें कैनवस प्रिपेयर कैसे करना है प्रैक्टिस के लिए। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें जब तक हम नेक्स्ट लेवल पर नहीं आते हैं। ये कैनवस है जो मार्केट में अवेलेबल है और ज्यादा कॉस्टली नहीं है। मिसाल के तौर पर ये है 150 रुपीज में। अच्छा, मेरी बात में इस बात को याद रखें, ये चीज समझ लें। अभी चूंकि हम बिगनर्स हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें फिलहाल खुद से कैनवस, यानी उसका फ्रेम भी हम बनाएं और उसके ऊपर हम जो क्लॉथ आता है इसका, ये जीन्स की तरह का कपड़ा होता है, वो खुद से लगाएं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाएंगे अगर कोई लगाना चाहता है तो लेकिन इनिशियल स्टेज पर इवन अभी भी मुझे देखिए, हम जितना कॉस्ट बढ़ाएंगे अपने काम के ऊपर, अपने चीज के ऊपर जिसको हम बना रहे हैं ना, तो उतना ही हमारे लिए उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करना मुश्किल होगा। इसके ऊपर इमल्शन लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, ये देखें, ये व्हाइट हुआ हुआ है। इसकी बैक पर देखें, ये इसका असल कलर है, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ये कलर डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि इसके ऊपर ये इमल्शन लगा हुआ है ऑलरेडी। जैसो ये नहीं लगाते हैं जो मार्केट में, चूंकि उन्होंने इसे 150 रुपए में सेल करना है, उन्होंने कपड़ा परचेज भी करना है, लकड़ी का काम भी करना है, लेबर कॉस्ट भी देनी है और इसके ऊपर वो उन्होंने इमल्शन भी लगाना है। ये खाली वो लगाते हैं जो हमारे पास ये डिस्टेम्पर होता है वॉल्स के ऊपर करने वाला, पतला सा करके उसको लगा देते हैं। तो हमारे बैग के लिए काफी, हमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अगला काम हमने करना होता है, हम इसी को पहले लेते हैं क्योंकि फिलहाल हम इसी की प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है कि आपके पास ये एक रेगमाल होता है मार्केट के अंदर। आपने, हमारे घरों के अंदर भी काम वगैरह होते हैं, वॉल्स वगैरह के, दरवाजे वगैरह के ऊपर पेंट शेंट जब होता है
तो इस चीज का इस्तेमाल होता है। तो ये मुख्तलिफ तरह के आते हैं, इनके नंबर्स होते हैं मुख्तलिफ। ये वो है जो यूज होता है शीशों के लिए, यानी शीशों को स्मूथ करने के लिए। ये हार्ड नहीं होता, हार्ड से मुराद इसकी सरफेस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका नंबर होता है, नंबर आपको पता होना चाहिए। ये P320 है, ये आप देख रहे हैं, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये P320 है। तो आप P320 कहकर इसको ले सकते हैं। और इसी तरह आप उन्हें बस शीशे वाला रेगमाल कहें तो भी वो समझ जाते हैं मार्केट के अंदर शीशे वाला रेगमाल क्या है। तो आप वो लेंगे, वो लेने के बाद कैनवस के ऊपर ये देखें, जब हम मार्केट से कैनवस लेते हैं, आप खुद भी जब कैनवस तैयार करेंगे उस वक्त भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी जो भी हम काम कर रहे हैं। अगर हम खुद कैनवस बनाते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, वो हम फिर उसको नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा वो कैनवस बनाना कैसे है। तो फिलहाल अभी आपने ये करना है कि इस तरह का एक रेगमाल लेना है, और रेगमाल लेने के बाद कैनवस के ऊपर आपने उसको लगाना है ताकि जो सरफेस उसकी स्मूथ नहीं है वो चीजें ऊपर से खत्म हो जाए, एक स्मूथ सरफेस बन जाए। और बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपने इसको लगाना है, दबा के नहीं करना है। ऐसा ना हो कि वो नीचे जो इमल्शन लगा है वो भी खत्म हो जाए और नीचे से कपड़ा निकल आए। और अगर आपने इसको हार्ड अगर आपने ले लिया, ये रेगमाल जो है, तो हार्ड लेने का नुकसान ये होगा कि वो आपको बाद में हो सकता है पेपर भी फाड़ दे। तो ये मेरा कैनवस सिस्टम बिल्कुल बहुत स्मूथ हो चुका है। और अब क्योंकि मैंने इसके साथ साफ किया है, साफ करने की वजह से इसके ऊपर जो उसका डस्ट आ गया मैं उसको खत्म कर दूंगा। ये डस्ट मैंने इसकी साफ कर ली। अब ये मेरा कैनवस बहुत स्मूथ हो गया लिखने के लिए। प्रैक्टिस के लिए तो अभी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बल्कि अभी एक काम दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आपने क्या करना है, आपके पास जो कैनवस है उसको आप अपने सामने रखें। अगर कोई कैनवस नहीं है, कोई भी साफ वॉल लें, जो आपके घर में कोई भी वॉल है, तो साफ ब्रश लें जिसमें आपने कुछ भी मिक्स नहीं किया, यानी कलर नहीं लगाया, जैसे अभी ये साफ ब्रश है। तो पानी लें, पानी लें, पानी लेकर अब उसी से प्रैक्टिस करें ब्रश को चलाने की। अब जो हमारी डॉट्स की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस करें। ये बेसिकली हमें जब तक ब्रश पर ग्रिप नहीं होगी उस वक्त तक हम पेंट में आगे काम नहीं कर सकेंगे। तो आपने इसी तरह खाली कैनवस को लेकर प्रैक्टिस करते रहना, ऊपर से नीचे आएंगे उस वक्त तक ऊपर वाला ड्राई हो चुका होगा, फिर दो से शुरू हो जाए, फिर बार 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 आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि हमें ब्रश पकड़ना भी आ जाए, उसकी ग्रिप भी समझ आ जाए, और हमारी जो प्रैक्टिस है वो भी चलती रहे। क्योंकि सिर्फ वाटर है ये फैल रहा है, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी है क्योंकि प्रैक्टिस है। जब आप लिख रहे हैं उस वक्त ठीक आना चाहिए, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इसके साथ आपने दूसरी हमारे पास एक चीज है, ये एक्रेलिक है। ये एक ग्लू होता है, ये आपको मिलता है पेंट की शॉप से, मिल जाता है किसी भी पेंट की शॉप से आपको मिल जाएगा। एक्रेलिक के नाम पर उन्हें कहेंगे तो मिल जाएगा, कंपनी मैटर नहीं करती। कंपनी को इससे ये जो मार्केट में सबसे लो क्वालिटी का है ये 250 का है, ये मैंने लिया है। इसी तरह मार्केट के अंदर 550 तक, यानी 200 से 550 तक मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं। ये जिस पर्पज के लिए बनता है उस एतबार से वो क्वालिटी बनी होती है। लेकिन हमें चूंकि इसका इस्तेमाल एक और पर्पज के लिए करना है, जिस पर्पज के लिए बना होता है हम उस पर्पज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने क्या करना होता है, हमें इसको खोलना है, खोलकर इसको हमने किसी भी बॉक्स के अंदर, किसी भी ऐसे हम कोई डब्बा ले लेते हैं, कोई पेंट का डब्बा ले लेते हैं। मैं ये डब्बा यूज करता हूँ, मेरे पास ये डब्बा पेंट का है इस काम के लिए, इसमें एक ब्रश पड़ा हुआ है। इसी के अंदर मैं सारे को खोलकर डाल देता हूँ, और सारे को खोलकर डालकर तकरीबन 1 या 1.5 गिलास इसके अंदर पानी मिक्स कर लेते हैं। ये माए की तरह होता है, मैं बल्कि खोलकर आपको दिखाता हूँ।
लिक्विड है, ये माए की तरह का गिलू है। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर हम तकरीबन 1 गिलास पानी मिक्स कर लेंगे के बाद, और ये 1 kg है, 1 kg है, 1000 ग्राम। किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैंने इस कंपनी को पहले भी यूज किया हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा ये ले लिए और ये ठीक रहा था, इसलिए मैंने इसको दोबारा से परचेज कर लिया। और ये बहुत लंबा अर्सा चल जाता है, आप एक बार इसको बना के रखेंगे बॉक्स के अंदर। अब ये चूंकि ये ग्लू है बेसिकली, इसमें पानी मिक्स करके इसी तरह पतला करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पानी को, जिसको के दरमियान में कोई बॉल्स बने न रह जाए। जैसे हम कपड़े को माए लगाने के लिए उसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, तो इसको जब हम बना के रख लेंगे, इसके अंदर ब्रश हम डिप करके रख लेंगे। और ब्रश को ये जब बना बना के इसको हम जब कवर करके रख देंगे तो ये ड्राई नहीं होता है, इसको पड़ा रहने दें, ऐसे इस्तेमाल हो जाता है। इसका काम क्या है और फायदा क्या है? इसको बनाने के बाद हम एक ब्रश लेंगे जो इसी काम के लिए यूज करेंगे, वो ब्रश किसी और काम के लिए फिर इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है वो ब्रश को पकड़ लेते हैं। मैंने इसी काम के लिए इसके लिए एक ब्रश बना कर रखा हुआ है। तो ये ब्रश जो है ये इसी पर्पज के लिए है, जिसका फायदा है जब ये बन जाता है तो इस तरह इसको पूरे कैनवस के ऊपर हम एक कोट करते हैं और उसके बाद उसको वेट करते हैं। ये जब हम इसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं वो सारा आपको बताऊंगा, जब इसको एक्चुअल आपके सामने इसको सारा करके दिखाऊंगा। तो उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है फिर इसी को हम डबल कोट करते हैं, दोबारा से करते हैं। तो ये अपनी एक पूरी लेयर बना लेता है कैनवस के ऊपर, और पूरी लेयर बनाने से एक स्मूथ एक शाइनी लेयर आ जाती है। तो उसका फायदा ये होता है कि हम जब उसके ऊपर काम करते हैं तो हमारा जो कैनवस है वो हमारे कलर को चूसता नहीं है, उससे हमारा कलर कम यूज होता है और पेंटिंग के ऊपर एक ब्राइटनेस रहती है। वो हम पेंटिंग के नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको देखेंगे। और अभी फिलहाल अब प्रैक्टिस के तौर पर खाली कैनवस के ऊपर या खाली बॉल के ऊपर ब्रश लेकर एक तो ये अपने डॉट्स वाली प्रैक्टिस करें, और दूसरी एक और प्रैक्टिस आपने करनी है, आपने लंबी लाइंस लगानी है सीधी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये स्ट्रोक्स देने। और सेम वो प्रैक्टिस जो हमने उधर पहले की थी, ये करते करते उसमें हम कलम उठाते हैं। ब्रश के अंदर ये होता है कि ब्रश को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं सेम चीज लेने के लिए, ब्रश थोड़ा सा डिफरेंट टेक्निक से इस्तेमाल होता है। ये चीज ब्रश को हम थोड़ा सा घुमाएंगे। तो ये दो काम आपने साथ साथ करने हैं नेक्स्ट क्लास तक।